गुड मॉर्निंग बच्चों हम लोगों ने पिछली क्लास में सामाजिक विज्ञान में हम लोग क्या पढ़ रहे थे। हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पढ़ रहे थे, ठीक है। और पिछली कक्षा में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था। रूमानी कल्पना, राष्ट्रीय भावना तथा भूख कठिनाइयाँ तथा जन विद्रोह पढ़ लिया था। और हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया था कि उदारवादियों की क्रांति यानी 1848 की उदारवादियों की क्रांति पढ़ ली थी, ठीक है। आज बच्चों हम लोग इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है जर्मनी का एकीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, पेपर में लगभग आ सकता है, ठीक है। तो जर्मनी का एकीकरण बच्चों देखते हैं कि 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति से अलगाव होने लगा था। यानी क्या हुआ, 1848 की क्या हुआ था, मतलब क्रांति हुई थी, ठीक है। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति से अलगाव होने लगा था। अलग अलग वो लोग होने लगा, अर्थात अधिकतर जो देश ये कह रहे थे कि हमको यूरोप से अलग कर दो, हम यूरोप के साथ नहीं रहना चाहते हैं। उसी में दोनों देश ऐसे थे, एक तो नाम था उसका जर्मनी, दूसरा नाम था इटली, जो राज्य बने, ठीक है। तो यूरोप में कौन कौन से राज्य थे, एक तो जर्मनी था और एक इटली था। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, जर्मनी का एकीकरण, ठीक। तो यही दोनों जो राज्य थे ये अलग हुए, राष्ट्र राज्य बने। राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यवर्गीय जर्मन लोगों में राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यवर्गीय जर्मन लोगों में काफ़ी व्याप्त थी। ये आपको पता ही है कि जो राष्ट्रवादी भावनाएं हैं किन के अंदर ज़्यादा थी, मध्यवर्गीय लोगों में थी। और उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था। और इन्हीं मध्यवर्गीय जो जर्मन जो राष्ट्रवादी थे, इन्होंने क्या किया था कि एक महासंघ की स्थापना करने के बाद इन्होंने क्या किया था, एक निर्वाचित संसद के लिए भी इन्होंने प्रयास किया और उसके द्वारा ही ये राष्ट्र राज्य को बनाने के लिए प्रयास करते रहे, ठीक। और किया भी इन्होंने, मगर इस पहल को राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दिया। लेकिन उस समय क्या था, राजशाही राजतंत्र था, ठीक है, और उनके पास फौज की ताकत भी थी। तो उन लोगों ने क्या किया था कि मध्यवर्गीय जो जर्मन लोग थे जिनके अंदर राष्ट्र भावनाएं जो थीं, उनकी भावनाओं को दबा दिया, ठीक है। और उनको दबाने की पूरी कोशिश भी करी और उसमें वो सफल भी हुए। जब संसद भंग हुई उस समय एक पड़ोस का देश था जिसका नाम था प्रशा। क्या नाम था, प्रशा। उसके बड़े भूस्वामियों ने समर्थन किया और प्रशा ने राष्ट्र एकीकरण यानी जर्मन एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। जो प्रशा राज्य था बच्चों, ये आगे बढ़ा और उसने राष्ट्र के एकीकरण की जो ज्वाला है वो जलाई और वो नेतृत्व भी उसने किया। यानी जो राष्ट्र एकीकरण यानी किसके एकीकरण की बात हो रही थी, यहाँ पे जर्मन के एकीकरण की बात हो रही थी, ठीक। तो उसमें प्रशा का है बहुत बड़ा रोल रहा है बच्चों इसमें, जर्मन एकीकरण में। भूस्वामियों को जंकर भी कहा जाता था। उस समय जो भूस्वामी थे उस समय उनको क्या कहा जाता था, जंकर कहा जाता था। ऑटो वन बिस्मार्क, ये बच्चों इंपॉर्टेंट है। ऑटो वन बिस्मार्क जो थे वो 1862 ईस्वी में प्रशा का चांसलर बना। उसे प्रशा की शक्ति और सेना ने अटूट विश्वास था। उसके अंदर क्या था, वो जानता था कि प्रशा के अंदर जो है पूरी सेना, उसकी सेना में ताकत है, तभी वो क्या कहते हैं, वो जर्मन की एकीकरण कर सकता है। वो प्रशा के नेतृत्व में भी जर्मनी के एकीकरण का स्वप्न देखता रहा। और बिस्मार्क जो था वो कौन सा सपना देख रहा था, वो देख रहा था जर्मनी के एकीकरण का। बिस्मार्क का ये विश्वास था बच्चों कि जर्मन उदारवादी आदर्शों से नहीं जीता जा सकता है, उसको राष्ट्र राज्य नहीं बनाया जा सकता है। यानी उदारवादी जो आदर्श हैं उनको ख़त्म करके हम लोग शक्ति के बल पर ही क्या कहते हैं, हम लोग राष्ट्र के एकीकरण कर सकते हैं, जर्मनी का एकीकरण कर सकते हैं। इसीलिए शक्ति के बल पर ही वो प्रशा की ओर देखता था, यानी कि प्रशा का उसने साथ दिया। वो कहा करता था कि जर्मनी की समस्या का समाधान बौद्धिक भाषणों, राष्ट्र आदर्शवाद अथवा बहुमत के निर्णयों से बल्कि प्रशा के नेतृत्व में लहू और युद्ध अर्थात बलिदान देकर विजय हासिल करना होगा,
ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब ये है कि हमें केवल आदर्शों से काम नहीं करना है, हमें वहाँ पे युद्धों से काम करना पड़ेगा, तभी हम विजय हासिल कर सकते हैं। हम लहू और युद्ध के बल पर ही, बलिदान देकर ही विजय को हासिल कर सकते हैं, जर्मनी का एकीकरण कर सकते थे। ये किसका बच्चों विचार था? ये ओटोवान बिस्मार्क का ये विचार था। ठीक। परंतु यूरोप के तात्कालीन प्रभावशाली देश, जो उस समय के जो बहुत शक्तिशाली जो देश थे, जिनका नाम क्या था? इंग्लैंड था, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस और ऑस्ट्रिया, जर्मनी के एकीकरण के पक्ष में नहीं थे। ये जो देश थे जिनका नाम था इंग्लैंड, रूस, फ्रांस और ऑस्ट्रिया, ये नहीं चाहते थे कि जर्मनी का एकीकरण हो, क्योंकि एक शक्तिशाली एकीकृत जर्मनी यूरोप के शक्ति संतुलन के लिए सबसे बड़ा खतरा बन पड़ेगा। यानी वो जानता था, क्या कहते हैं, ये देश जानते थे कि अगर जर्मनी का एकीकरण हुआ तो ये यूरोप के लिए बहुत ही खतरा पैदा हो जाएगा। परंतु बिस्मार्क का विश्वास था कि जर्मनी के एकीकरण के लिए प्रशा को युद्ध करना होगा, और लेकिन बिस्मार्क क्या जानता था कि प्रशा को युद्ध करके ही वो जर्मनी को जीता जा सकता है, जर्मनी का एकीकरण किया जा सकता है। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रशा की जीत हुई, और 7 वर्ष जब तक लड़ाई हुई, तब इन लड़ाइयों में बच्चों प्रशा की जीत हुई। किसके ऊपर? ये ऑस्ट्रिया को उसने जीता, डेनमार्क और फ्रांस को, और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई, और इस तरीके से एकीकरण जो है पूरा हुआ। जर्मनी 1871 में वर्साय में हुए एक समारोह में प्रशा के राजा काइजर विलियम फर्स्ट को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया, और अंततः 1871 में प्रशा के राजा, क्या नाम था उनका? काइजर विलियम फर्स्ट। क्या नाम था? काइजर विलियम फर्स्ट। ये जो थे बच्चों, ये वर्साय में इनको जो है जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया था। ठीक, वर्साय एक जगह का नाम है। नए राज्य के राजा ने जर्मनी की मुद्रा, बैंकिंग और कानूनी तथा न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर काफ़ी जोर दिया, और जो ये नया राजा बना था बच्चों, इसने क्या किया? जो जर्मनी नई मुद्रा जो लाई उन्होंने वो लेके आए, और बैंकिंग की व्यवस्था करी, कानूनी व्यवस्था करी, न्यायिक व्यवस्था भी करी, और उसके नए तरीके से आधुनिकीकरण करके उस पर काफ़ी जोर दिया। तो ये तो था बच्चों पूरा का पूरा आपका जर्मनी का एकीकरण। ये पूरी कहानी है जर्मनी के एकीकरण की। बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इटली का एकीकरण कैसे हुआ।